हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का सेशन हमारे चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आखिरी सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द लास्ट रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर और साथ ही साथ इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। सो बच्चों, पिछले सेशन में हमने क्या देखा था? द रोल ऑफ वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या थे भाई? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो फैक्टर्स थे जो कि इंटरनली प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते थे, है ना। बट आज के सेशन में हम प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स को यहाँ पर छेड़ने नहीं वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को गवर्न करेंगे। एंड आवर स्पेशल एम्फोसिस वुड बी ऑन द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के रोल को हम स्टडी करने वाले हैं और उसको स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग फोटो पीरियोडिज्म। ओके, तो सबसे पहले तो इस टर्म को ब्रेक कर लीजिए, आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा कि ये टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन का प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ेंगे अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों, लाइट की ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती है कि कितना लंबा दिन था या कितनी लंबी रात थी ना। इसका मतलब बेसिकली जो लेंथ है डे की या नाइट की, वो एक तरह से अफेक्ट करेगी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। और जिस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे उस रिलेटिव डे और नाइट की लेंथ पर, दैट इज गोइंग टू बी स्टडीड अंडर फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या हुआ? ये बेसिकली प्लांट का रिस्पॉन्स है, ठीक है, टू द चेंज इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। क्योंकि आप जानते हैं ना, डिफरेंट सीजन में जो लेंथ ऑफ द डे है और नाइट है वो डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, समर्स में आपको पता है दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, इजंट इट? वाइल विंटर्स में आपको पता है दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो ये कैसे जो डिफरेंस आ रहा है लेंथ में ऑफ डे एंड नाइट, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट वेरियस प्रोसेसेस इन प्लांट्स, वो हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो लेंथ ऑफ लाइट होती है, लाइट पीरियड बेसिकली वो डिटर्मिन करता है कि कब सीड जर्मिनेट करेगा या कब उसमें फ्लावरिंग होगी। तो बेसिकली डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन दो प्रोसेसेस यानी कि जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो दैट हैज़ टू बी नोन, राइट। तो उससे पहले उसके हम डिटेल्स में जाएं, लेट अस ट्राई टू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो सबसे पहले एक टर्म आपको याद होना चाहिए, दैट इज फोटो पीरियड। तो नाम में ही आंसर है, दैट मीन्स अगेन लाइट का ड्यूरेशन। तो कितना लंबा आपका दिन है, क्योंकि लाइट आपको दिन में ही मिलती है ना, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे या फिर लाइट पीरियड वुड बी कॉल्ड एज फोटो पीरियड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे टू द लेंथ ऑफ द डे और लाइट पीरियड, ये एक तरह से फोटो पीरियोडिज्म को सिग्निफाई करता है। बट लेट मी टेल यू बच्चों, ये ना एक ओल्डर कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट पीरियड का ड्यूरेशन है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इट इज रादर द ड्यूरेशन ऑफ द डार्क पीरियड जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। मतलब कितना लंबा डार्क पीरियड प्लांट अंडरगो कर रहा है या विटनेस कर रहा है, वो एक तरह से उसको अफेक्ट करेगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सो याद रखिएगा, इट इज बेसिकली नॉट द लाइट पीरियड बट द डार्क पीरियड जो कि क्रिटिकल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, सो किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, उस बेसिस पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पर। तो 3 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, एक होंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरे होंगे लॉन्ग डे प्लांट्स और तीसरे होंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो आइए एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को हम स्टडी करते हैं और समझते हैं कैसा होता है लाइट का रोल इन पर्टिकुलर दीज टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी पहली कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के साथ, विच आर कॉल्ड योर शॉर्ट डे प्लांट्स। ओके, तो नाम बता रहा है बच्चों इसके बारे में। तो ऐसे प्लांट्स सभी फ्लावर करेंगे जब उनको मिलेंगे शॉर्ट डेज, राइट। तो डे का ड्यूरेशन होना चाहिए शॉर्ट, और जब दिन छोटे होंगे तो रातें ऑब्वियसली लॉन्ग होने वाली हैं। तो कौन से सीजन में थ्रू आउट द ईयर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जहां पर दिन छोटे हों और रातें लंबी हों? दैट इज विंटर्स में, isn't it or not? तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स फ्लावरिंग शो करते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। एंड मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इट इज़ द रिलेटिव
लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड जो कि क्रिटिकल होता है प्लांट के लिए। तो इसीलिए हम शॉर्ट डे प्लांट्स को मोर अप्रोप्रिएटली बुला सकते हैं द लॉन्ग नाइट प्लांट्स। इस बात को भी आप याद रखिएगा, दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म। फाइन, सो लॉन्ग नाइट प्लांट्स वुड बी योर नथिंग एल्स द शॉर्ट डे प्लांट्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ना, दे फ्लावर ओनली व्हेन डेज बिकम शॉर्टर दैन क्रिटिकल लेंथ ऑफ द डे। तो भाई हमने बोला कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो तभी फ्लावर करेंगे जब उनको शॉर्ट डेज प्रोवाइड हों। ओके, यानी कि डे या लाइट का जो पीरियड का ड्यूरेशन है दैट शुड बी शॉर्टर, बट एक फिक्स्ड वैल्यू तो हमने फिक्स की होगी ना, जिससे कम होने पर ही वो फ्लावरिंग शो करेंगे। तो वो जो प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड वैल्यू होती है ऑफ दी जो टोटल 24 आवर्स की साइकिल होती है डे की, उसमें से आप कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स को क्या कर लेते हैं, प्री डिटर्मिन कर लेते हैं कि भाई इस आवर से कम अगर ड्यूरेशन होगी लाइट पीरियड की, तभी वो प्लांट पर्टिकुलरली फ्लावरिंग शो कर पाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल लेंथ। तो अगर ये 24 आवर्स हैं, राइट, तो 24 आवर्स में से ये जो यहाँ पर आपको ऐसी डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, दिस इज डिटर्मिनिंग द क्रिटिकल लेंथ। तो अगर 24 आवर्स में से इस क्रिटिकल लेंथ से कम पीरियड ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगी, तभी वो पर्टिकुलर प्लांट जो है वो फ्लावरिंग शो करेगा इन केस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, तो अगर बात की जाए शॉर्ट डे प्लांट्स के टर्म्स में क्रिटिकल लेंथ क्या होती है, सो क्रिटिकल लेंथ इज बेसिकली दैट आवर्स या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द लाइट पीरियड जिसके बिलो अगर लाइट प्रोवाइड की जाएगी टू द शॉर्ट डे प्लांट्स, सो दे विल शो फ्लावरिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल लेंथ फॉर द शॉर्ट डे प्लांट्स। ओके, सो क्रिटिकल लेंथ से आपको हमेशा ड्यूरेशन कम चाहिए है, इस बात को आप देखिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 24 आवर्स की साइकिल है जिसमें से मैंने आपको ये रेड डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है द क्रिटिकल लेंथ, तो यहाँ पर देखिए जो लाइट का पीरियड है जो कि येलो से डिटरमिन किया जा रहा है, दैट इज गोइंग मोर दैन द क्रिटिकल लेंथ। तो इसका मतलब अगर ये क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा है तो क्या ये पर्टिकुलर प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा? नो ना, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू क्रिटिकल लेंथ से कम होने पर ही आपकी फ्लावरिंग इंड्यूस होती है इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसका मतलब दिस प्लांट इज नॉट गोइंग टू शो फ्लावरिंग। फाइन, ओके। वाइल अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें जहां पर देखिए अगेन वही 24 आवर्स की साइकिल में क्रिटिकल लेंथ से कम ड्यूरेशन की लाइट प्रोवाइड की जा रही है। फाइन, तो इसका मतलब यहां पर फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है। ओके, फाइन। एंड लास्टली एक चीज मुझे और बतानी है, दैट इज गोइंग टू बी इन अवर थर्ड पॉइंट। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए मैंने बोला जो नाइट्स होती हैं दोज आर क्रिटिकल, इसीलिए जो नाइट पीरियड होता है फॉर द शॉर्ट डे प्लांट्स दैट शुड बी अनइंटरप्टेड। मतलब अगर आप वहाँ उस नाइट पीरियड के ड्यूरेशन में कहीं बीच में लाइट दे देते हैं तो इसका मतलब उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। रातें अनइंटरप्टेड चाहिए भाई, सोने को इनको अच्छे से चाहिए, इनकी नींद बीच में ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, तभी ऐसे प्लांट्स फ्लावरिंग शो करेंगे। ओके, सो दे नीड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट्स फॉर फ्लावरिंग, तभी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए जैसे ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर देखिए जो आपकी लाइट पीरियड था वो क्रिटिकल लेंथ से तो कम था। ओके, और जो आपका डार्कनेस का पीरियड था दैट वाज मोर, बट इस डार्कनेस के पीरियड में आपने बीच में थोड़ी सी देर के लिए एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोवाइड कर दी, और जब रात इनकी डिस्टर्ब हो गई तो इसका मतलब अब ये गुस्सा हो गए हैं, अब ये फ्लावरिंग शो नहीं करेंगे, एंड दैट इज वाई अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट पीरियड्स आर रिक्वायर्ड टू शो फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स। फाइन, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई शॉर्ट डे प्लांट्स के कौन कौन से हैं। वो प्लांट्स जो कि शॉर्ट डे कैटेगरीज में आते हैं, जो कि विंटर्स में फ्लावरिंग शो करते हैं अनइंटरप्टेड नाइट ड्यूरेशंस में। सो फर्स्टली जो आपको याद रखना है दैट इज सोयाबीन। Okay, then we have rice, then we have cocklebur जिसका scientific name is xanthium. Okay, remember these names. Then we have tobacco. Okay, so tobacco is going to be one of the short day plants, and then we have chrysanthemum and sugarcane. So I hope you got the concept of the short day plants very well. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स की ओर, विच आर दी शॉर्ट डे प्लांट्स। तो बच्चों नाम बता रहा है आपको, इनको चाहिए भाई लंबे दिन और छोटी रातें, राइट। तो साल के किस सीजन में आपको लंबे दिन और छोटी रातें देखने को मिलती हैं? दैट इज द समर सीजन, है ना। तो इसलिए दीज प्लांट्स आर नोट टू शो फ्लावरिंग इन द समर सीजन।
फाइन। और इनके लिए भी भाई जो नाइट पीरियड या डार्कनेस का पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल, एंड दैट इज व्हाई अगेन वी कैन more appropriately call these plants as short night plants. So remember this thing. Fine. Okay. तो ये particular plants flowering कब show करेंगे? जब critical length of डे से ज़्यादा आप लाइट प्रोवाइड करते हैं टू दीज पर्टिकुलर प्लांट्स। तो दे ओनली शो फ्लावरिंग व्हेन लाइट पीरियड एक्सीड्स द क्रिटिकल लेंथ ऑफ द डे। फाइन। तो भाई अगर ये क्रिटिकल लेंथ ऑफ द डे है, सो इस क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करने पर ही ये प्लांट्स फ्लावरिंग शो करेंगे। अगर आपने इस क्रिटिकल लेंथ से कम लाइट प्रोवाइड करी, सो दे विल नॉट शो फ्लावरिंग। फाइन। ओके। और इन पर्टिकुलर प्लांट्स को अपना जो डार्कनेस का पीरियड है ना, वो अनइंटरप्टेड नहीं चाहिए, अनलाइक योर शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के केस में क्या बोला था मैंने, जो उनकी लॉन्ग नाइट का पीरियड होता है उसमें अगर आप कोई भी बीच में इंटरप्शन दे देते हैं लाइट का, सो दे विल नॉट शो फ्लावरिंग। बट लॉन्ग डे प्लांट्स आर फ्लेक्सिबल, इजंट इट। इनको अगर इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ नाइट में अगर आपने बीच में लाइट दे भी दी, सो इनकी फ्लावरिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी दे वांट मोर लाइट ना। तो आपने दिन में तो ऑलरेडी लाइट अच्छी खासी दी हुई है, मोर देन द क्रिटिकल लेंथ, और रात में भी आपने थोड़ी सी फ्लैश ऑफ लाइट दे ही दी। तो इसका मतलब दीज प्लांट्स आर गोइंग टू बी मोर हैप्पी एंड दे विल शो फ्लावरिंग। सो लॉन्ग डे प्लांट्स डू नॉट नीड अनइंटरप्टेड शॉर्ट नाइट्स फॉर फ्लावरिंग। ठीक है। तो शॉर्ट नाइट्स का पीरियड अनइंटरप्टेड जरूरी नहीं है कि यहां पर हो। ओके। तो अगर आप इंटरप्ट कर भी देते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट ऑन द फ्लावरिंग। फाइन। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो कौन कौन से प्लांट्स भाई आपको लॉन्ग डे नजर आएंगे? सो वन इज गोइंग टू बी स्पिनच। ओके। तो आपने सबने खाई हुई है पालक, देन वीट, रेडिश, शुगर बीट, all these are going to be the examples of long day plants. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स की ओर, विच आर योर डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो एज द नेम सजेस्ट बच्चों, ये प्लांट्स होने वाले हैं न्यूट्रल टू द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डे और नाइट। तो आप कितने ही लंबे इनको दिन प्रोवाइड कर दीजिए, कितनी ही छोटी रातें इनको प्रोवाइड कर दीजिए, और एनीवेज वाइस वर्सा। ओके। आप ऐसे प्लांट्स में देखेंगे कि ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं टू द लेंथ ऑफ द डे। दैट मीन्स दे रिमेन इनडिफरेंट टू द लेंथ ऑफ द डे, राइट। इनका न्यूट्रल बिहेवियर है। फाइन। तो ये फ्लावरिंग कब करने वाले हैं? तो ऐसे प्लांट्स फ्लावरिंग तभी शो करते हैं जब वो पूरी तरह से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स को डेवलप करने के बाद कंप्लीटली जब वो ग्रो हो जाते हैं, एंड ओनली व्हेन दे एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, तभी फ्लावरिंग शो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फोटो पीरियड। तो अगर आप इनको कैसे ही वेरिंग फोटो पीरियड प्रोवाइड कर लीजिए, अगर इन्होंने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ फुलफिल कंप्लीट नहीं की है, तो ये फ्लावरिंग नहीं इनिशिएट करेंगे। सो एक बार इन्होंने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर ली, दैट मीन्स आप इनको किसी भी तरीके का फोटो पीरियड प्रोवाइड कर लीजिए, दे विल शो फ्लावरिंग इन ऑल केस। तो ये अगर क्रिटिकल लेंथ ऑफ द डे है, तो अगर आप क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा लाइट प्रोवाइड कर दें, कम प्रोवाइड कर दें, या फिर इनके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दें विद द लाइट पीरियड, anyways it is not going to affect their flowering nature. So that means in all these condition ये शो करने वाले हैं flowering. ओके। तो भाई बड़े ही फ्लेक्सिबल टाइप के प्लांट्स हैं ये। तो कौन कौन से प्लांट्स होंगे जो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं? तो एग्जांपल्स ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स आर गोइंग टू बी, सबसे पहले तो आपको याद रखना है आपका टमाटर, टमाटोस। ओके। देन वी हैव कुकम्बर, खीरा आपने खाया हुआ है, देन कॉटन एंड सनफ्लावर। ओके। सो इनफैक्ट सनफ्लावर इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट इट इज़ अ लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि अक्सर सनफ्लावर को यूजुअली सन के मूवमेंट्स की सन की मूवमेंट के डायरेक्शन में मूव करते हुए देखा गया है। सो दे थिंक कि जितना लंबा पीरियड होगा ऑफ लाइट, वो भी ऑब्वियसली सन से आने वाला है, तो दे आर गोइंग टू शो मोर फ्लावरिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द फोटो पीरियड। सो सनफ्लावर इज ऑल्सो अ डे न्यूट्रल प्लांट। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि कैसे वेरियस प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, इसीलिए हमने उनको 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया होता है ना। तो आखिरकार प्लांट्स में कोई ऐसा ऑर्गन या साइट तो होती होगी ना जो कि इस लाइट के पीरियड को परसीव कर सकती हो, है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड। तो भाई जो प्लांट का वो ऑर्गन है जो कि लाइट या डार्क पीरियड को परसीव कर सकता है, फील कर सकता है, दैट इज गोइंग टू बी लीफ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड।
फाइन। तो लीफ अगर लाइट के स्टिमुलस को परसीव कर सकता है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ फोटो रिसेप्टर्स होने चाहिए, और वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं एक ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बुलाते हैं फाइटोक्रोम। तो द फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट स्टिमुलस को परसीव कर सकता है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइटोक्रोम। ओके, so this is going to be a photo receptor। और अगर बात की जाए इस फाइटोक्रोम के केमिकल नेचर की, तो बेसिकली ये एक प्रोटीन है जो कि कलर इम्पार्ट कर सकता है, isn't it? ये इसको ब्लूइश ग्रीन कलर प्रोवाइड भी करता है। तो ये कहलाता है एक क्रोमोप्रोटीन। तो बिकॉज यू नो क्रोमा वर्ड का मतलब ही होता है कलर, तो जो कलर इम्पार्टिंग प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी अ पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम, जो कि फोटो रिसेप्टर है, ओके, जो कि परसीव कर सकता है लाइट स्टिमुलस को। तो जैसे ही लीफ पर एक लाइट स्टिमुलस फॉल होगी तो एक्टिवेट होगा ये फोटो रिसेप्टर जिसका नाम था फाइटोक्रोम। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्टली। तो दिस इज फाइटोक्रोम, और ये फाइटोक्रोम जैसे ही लाइट स्टिमुलस से परसीव करने के बाद एक्साइट होगा, ये स्टिमुलेट करेगा एक फ्लावर इनिशिएटिंग हार्मोन को, और वो फ्लावर इनिशिएटिंग हार्मोन कहलाता है फ्लोरिजेन। सो फ्लोरिजेन, देखिए नाम में ही आंसर है, फ्लोरी मीन्स रिलेटेड टू फ्लावर एंड जेन मीन्स जनरेटिंग। तो फ्लोरिजेन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि अगर इसके बारे में बताया जाए, दी आयरनी इज ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ना, ये अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा सका है। तो इसका मतलब ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ओके, तो साइंटिस्ट की ये हाइपोथेसिस है कि एक हार्मोन जो है वो फाइटोक्रोम के एक्साइटेशन की वजह से फॉर्म होता है, जो कि लेटर ऑन ट्रैवल करता है फ्रॉम द लीफ टू द शूट एपेक्स, और उस शूट एपेक्स में प्रेजेंट शूट एपाइकल बड को फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं दैट फ्लोरिजेन इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन। ओके, सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन जो कि ट्रैवल करेगा फ्रॉम द लीफ एंड पहुंच जाएगा कहां पर, टू द शूट एपाइकल बड, और ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ फ्लोरल बड, राइट। तो याद रखिएगा, सो पिगमेंट फाइटोक्रोम perceives the light stimulus and stimulates the production of a flowering hormone called florigen, which is a hypothetical hormone। ओके, और ये फ्लोरिजन ट्रैवल करता है फ्रॉम द लीफ टू द शूट एपेक्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अ फ्लोरल बड। सो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर द हेडिंग वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन बच्चों ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था लाइसेंको ने इन द ईयर 1928, और ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है जो कि है वर्नम। तो वर्नम एक लैटिन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है स्प्रिंग। ओके, तो वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली स्प्रिंगिफिकेशन करना। ओके, तो वर्नलाइजेशन को हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज स्प्रिंगिफिकेशन। ओके, तो कुछ ऐसा हम करवाने वाले हैं जो कि बेसिकली स्प्रिंग में होता है। ओके, आप सभी जानते हैं स्प्रिंग में होती है फ्लावरिंग, है ना। तो हम यहाँ पर इंड्यूस करने वाले हैं फ्लावरिंग को बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और क्या होता है वर्नलाइजेशन, लेट अस ट्राई टू गेट टू दैट फर्स्टली। तो बेसिकली अगर हम प्लांट को लो टेम्परेचर से एक्सपोज कर दें और वो लो टेम्परेचर प्लांट्स में इनिशिएट कर दे फ्लावरिंग को, this treatment is going to be called vernalization. The vernalization is nothing but the exposure of a plant to low temperature requirements ताकि initiate हो सके flowering is called vernalization. I hope that is clear now. तो बात की जाए इसके साइट ऑफ परसेप्शन की, तो हमने देखा था लाइट को परसीव करने के लिए कौन सा प्लांट पार्ट इन्वॉल्व था, दैट वॉज लीफ। बट माइंड यू, वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर्स को परसीव करने के लिए जो रिसेप्टर होता है दोज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द शूट एपेक्स, यानी कि जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है टू परसीव द लो टेम्परेचर्स वुड बी द शूट एपेक्स इन प्लांट्स,
और बात की जाए सीड्स की, क्योंकि टेम्परेचर का रोल सीड में भी होता है जर्मिनेशन के लिए, तो सीड में कोई शूट एपेक्स तो होगा नहीं ना, तो सीड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो जो है लो टेम्परेचर्स को परसीव कर सकता है और अपना जर्मिनेशन इनिशिएट कर सकता है। सो साइट ऑफ परसेप्शन इन अ प्लांट वुड बी द शूट एपेक्स और सीड के अंदर होगा एम्ब्रायो। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्नलाइजेशन कैसे होता है। तो वर्नलाइजेशन के लिए लेट अस ट्राई टू टेक एन एग्जाम्पल। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव व्हीट, बार्ले एंड राई। तो ये व्हीट, बार्ले और राई की ना दो वैरायटीज होती हैं, वन इज द स्प्रिंग वैरायटी एंड द अदर वन इज द विंटर वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी जो है उसको लो टेम्परेचर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो अपनी फ्लावरिंग एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेती है, वाइल जो विंटर वैरायटी होती है ना उसको एक कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो आइए पहले समझते हैं इन दोनों टाइप की फ्लावरिंग को और कैसे वर्नलाइजेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक दिस विंटर वैरायटी फ्लावर इवन when we sow them in the spring season। तो बच्चों, जो स्प्रिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं ना ऑफ दीज फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, राई एंड बार्ले, इनके सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए और इनके प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए किसी भी लो टेम्परेचर एक्सपोजर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो स्प्रिंग वैरायटी को आपको बेसिकली लो टेम्परेचर एक्सपोजर नहीं करवाना है, तो दे डू नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर एक्सपोजर, ठीक है, ना ही सीड जर्मिनेशन के लिए और ना ही फ्लावरिंग के लिए। और लो टेम्परेचर से एक्सपोजर कराने को ही तो हम वर्नलाइजेशन कहते थे ना, दैट मीन्स हमें यहाँ वर्नलाइजेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्प्रिंग वैरायटी नाम ही बता रहा है भाई कि इसकी सोइंग की जाएगी स्प्रिंग सीजन में, और स्प्रिंग सीजन में ही ये जर्मिनेट भी करेंगे और अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेंगे, और बाय द एंड ऑफ देयर ग्रोइंग पीरियड दैट मीन्स मिड समर आते आते ये फ्लावरिंग भी शो कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली इनकी ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेंगे हम बाय मिड ऑटम। फाइन, ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द विंटर वैरायटी ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कि इसको विंटर्स का वो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर फ्लावरिंग टू अकर। ओके, लेट्स सी इट्स कंडीशंस। पहली चीज़ तो विंटर वैरायटी को सो किया जाता है ऑटम सीजन में, ठीक है, तो ऑटम सीजन में की जाएगी इसकी सोइंग। देन आता है नेक्स्ट सीजन दैट इज विंटर्स। तो विंटर्स सीजन में ये जो ऑटम्स में हमने सीड्स को जर्मिनेट किया था वो अपनी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही शो करती है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो विंटर सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है इन पर्टिकुलर फूड क्रॉप के सीड्स की, एंड यहाँ पर जो प्रेजेंट लो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं during the winter season, this helps this particular plant to show flowering in the next season that is spring। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स को एक लो टेम्परेचर से एक्सपोजर देना होता है फॉर देम टू फ्लावर इन द नेक्स्ट सीजन, इसीलिए विंटर वैरायटीज़ को लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दैट मीन्स वर्नलाइजेशन की कंडीशंस या चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है फॉर देम टू शो फ्लावरिंग। ओके, बट लेट्स सपोज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ओके, कि मैं ऑटम में सो करूं और नेक्स्ट स्प्रिंग में अपनी फ्लावरिंग पाऊं और फिर समर आते आते मैं हार्वेस्ट करूं अपने ग्रेन को। सो आई कैन डू वन थिंग, मैं इसी विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में सो करके समर में फ्लावरिंग ला सकता हूं, बट हाउ? बाय ट्रीटिंग द मॉइस्ट सीड्स ऑफ द विंटर वैरायटी विथ लोअर टेम्परेचर्स। ओके, तो अगर मैं मेरे विंटर वैरायटी के सीड्स को ही मॉइस्ट कंडीशन में लो टेम्परेचर से एक्सपोज करता हूँ, ओके, लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 3 to 30 डेज, अगर मैं एक्सपोज करके उन्हें सो कर देता हूँ इन द स्प्रिंग सीजन, तो भाई जो सीड्स को रिक्वायरमेंट थी ना ऑफ द लो टेम्परेचर वो उसको फुलफिल हो गई है। अब जब उसको सो किया जाएगा स्प्रिंग सीजन में, इट विल एग्जैक्टली शो द ग्रोथ पैटर्न जस्ट लाइक द स्प्रिंग वैरायटी। तो ये स्प्रिंग में सो करने के बाद स्प्रिंग सीजन में ही अपनी पूरी ग्रोथ कंप्लीट करके मिड समर आते आते अपनी फ्लावरिंग शो कर देती है। ओके, सो दिस हाउ जो ड्यूरेशन होता है ना ऑफ द क्रॉप डेवलपमेंट वो रिड्यूस कर लिया जाता है। तो वर्नलाइजेशन बेसिकली क्या करता है? वर्नलाइजेशन शॉर्टन कर देता है द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा एक सीजन चाहिए था, दैट मीन्स विंटर्स चाहिए थे फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ टू अकर, और फ्लावरिंग आने के लिए एक अगला सीजन चाहिए था। बट यहाँ पर देखिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड है वो कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। स्प्रिंग के बाद आने वाले नेक्स्ट सीजन यानी कि समर में ही इसकी फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो गई। दैट मीन्स स्प्रिंग से समर आते आते इसने अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करके फ्लावरिंग शो कर दी, एंड दिस इज ड्यू टू द चिलिंग ट्रीटमेंट और द वर्नलाइजेशन और द लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू दीज सीड्स।
before being sown. So this was the concept of vernalization. तो बच्चों vernalization का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बाइनियल्स के लिए भी अप्लाई होता है. इनफैक्ट बाइनियल्स को भी फ्लावरिंग करने के लिए लो टेम्परेचर एक्सपोजर की ज़रूरत होती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए बाइनियल्स क्या होते हैं. बाइनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो केवल एक बार अपनी लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग शो करते हैं और वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इन 2 सीजन्स. ओके, तो दैट मीन्स अगर मैंने किसी बाइनियल प्लांट के सीड को स्प्रिंग सीजन में सो किया है इस साल, तो इसका मतलब अब वो फ्लावरिंग शो करेगा नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में इन द नेक्स्ट ईयर. दैट मीन्स जितना भी बीच के सीजन पड़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इस ईयर में कौन कौन से सीजन पड़ते, ऑब्वियसली स्प्रिंग के बाद आता समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर्स. इन सीजन में ये पर्टिकुलर प्लांट सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ शो करेगा और फ्लावरिंग इसमें केवल तभी होगी जब उसको वो विंटर्स की लो टेम्परेचर कंडीशन से एक्सपोज किया जाएगा. तो इस साल में पड़ने वाला जो विंटर सीजन आएगा और वहाँ पर लो टेम्परेचर कंडीशन से एक्सपोज होगा वो पर्टिकुलर प्लांट, तभी वो नेक्स्ट सीजन यानी कि विंटर के बाद आने वाला अगले साल का स्प्रिंग में फ्लावरिंग शो कर पाएगा. ओके, तो दे आर बेसिकली दोज प्लांट जो शो करते हैं फ्लावरिंग ओनली वंस इज देयर लाइफ साइकिल, दैट इज मोनोकार्पिक प्लांट्स. ठीक है, तो मोनोकार्पिक प्लांट्स वही प्लांट्स होते हैं जो केवल एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं इन द लाइफ साइकिल एंड दे फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन ओके ऑफ द नेक्स्ट ईयर. राइट, ठीक है, तो कौन कौन से प्लांट्स के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि बाइनियल्स हैं एंड दे रिक्वायर दिस चिलिंग ट्रीटमेंट. सो दे आर वेरी वेल इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैरेट, cabbage and sugar beet. तो carrot, cabbage और sugar beet जो हैं these are those biennials which require that chilling treatment of vernalization. Fine, okay. And जब biennials को finally when exposed किया जाता है to low temperatures of the winters, then only it stimulates flowering response within them और वो flowering show करते हैं in the spring season, right? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने next topic पर, that is going to be seed dormancy. राइट, तो बच्चों आप जानते हैं एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल उसको चाहिए होता है कुछ मॉइस्चर, ऑक्सीजन इन द एयर एंड कुछ लाइट एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स. तो अगर हम ये सारी कंडीशंस एक सीड को प्रोवाइड करते हैं इन ऑप्टिमम अमाउंट तो नॉर्मली एक सीड जर्मिनेट कर जाती है. बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम इवन आफ्टर ये सारी कंडीशंस को ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोवाइड भी कर दें टू द सीड, एक सीड फेल कर जाती है टू जर्मिनेट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजंस. तो इस फेलियर ऑफ जर्मिनेशन को ही हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं. राइट, तो सीड डॉर्मेंसी क्या है बच्चों? एक फेलियर है ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू फेवरेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं हम भले ही सीड को वो सब्जेक्ट कर दें बट वो तब भी फेल कर जाती है टू जर्मिनेट एंड दिस स्टेट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी. फाइन, ओके, तो इस तरीके से देखिए ये जो सीड है ना वो सॉइल में ऐसी पड़ी की पड़ी रह जाती है, वो जर्मिनेट ही नहीं करती है टू फॉर्म द सीडलिंग. सो दिस इज व्हाट सीड डॉर्मेंसी इज ऑल अबाउट. आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी. ठीक है, तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से एक सीड डॉर्मेंट हो सकती है वुड बी द प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट. तो भाई हो सकता है कि एक सीड का जो कोट या कवरिंग है वो इतनी हार्ड हो कि अंदर से एम्ब्रायो उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हो. ठीक है, और वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा हो इनटू द सीडलिंग. राइट, एंड ये भी हो सकता है कि वो इतनी इम्परमिएबल हो कि वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं आने दे रही है फॉर द एम्ब्रायो टू ग्रो. Isn't it? So this is going to be one of the reasons जिसकी वजह से आपको सीड डॉर्मेंसी देखने को मिल सकती है. सेकेंडली हो सकता है कि सीड के अंदर कुछ केमिकल इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड्स एंड पैरा एस्कॉर्बिक एसिड. तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना दे आर गोइंग टू बी ग्रोथ इनहिबिटर्स. ये ग्रोथ को रोक देते हैं एम्ब्रायो की और इसीलिए सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. या फिर हो सकता है जो एम्ब्रायो प्रेजेंट है सीड के अंदर वही इमेच्योर हो, वो केपेबल इनफ नहीं हो टू फॉर्म द एंटायर प्लांटलेट, इसीलिए सीड फेल कर जाती है टू जर्मिनेट. एंड लास्टली हो सकता है कि कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वो अवेलेबल नहीं हो फॉर द सीड टू जर्मिनेट. ठीक है, तो यूजुअली आप जानते हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ चिलिंग ट्रीटमेंट यानी कि कुछ लो टेम्परेचर से एक्सपोज करना होता है और तब वो अच्छे से जर्मिनेट करती है. तो अगर वो कंडीशन उसको नहीं प्रोवाइड की गई तो सीड अक्सर फेल कर जाता है टू जर्मिनेट. राइट, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की ओर विच इज मेथड्स
टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के कौन कौन से तरीके हैं समझेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये देखनी है कि रीज़न क्या है सीड डॉर्मेंसी का। मान लीजिए सीड डॉर्मेंसी का रीज़न है एक हार्ड सीड कोट, तो हार्ड सीड कोट के होने की वजह से होने वाली सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है बाय दीज मेथड्स। सबसे पहले एक तरीका है बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर। तो अगर आप सीड्स को सोक कर देते हैं पानी में तो वो स्वेल कर जाएंगी, और स्वेलिंग होने की वजह से वो जो सीड कोट हार्डन था ना, अब वो सॉफ्टन हो जाएगा, इसीलिए सीड का जर्मिनेशन वुड बी पॉसिबल। सेकेंडली, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम जो कि प्रेजेंट होंगे कहाँ, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट फीड ऑन सीड्स, तो वो सीड्स जब वो इंजेस्ट करते हैं वो पास ऑन हो जाता है इनटू देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब वो मूव कर रहे हैं टू वेरियस पार्ट्स, तो दे विल इंटरैक्ट विद वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन सीड्स के सीड कोट को कर देता है डिग्रेड, एंड इस डिग्रेडेड सीड कोट के साथ जब ये सीड बाहर आते हैं इन द excreta of these animals or birds और वो फॉल करते हैं ऑन द सॉइल, तो अपॉन फेवरेबल कंडीशंस ये सीड इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं। सो दिस कुड बी अनदर मेथड जो कि यूज किया जा सकता है टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी ड्यू टू हार्ड सीड कोट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड रीजन। नाउ द थर्ड मेथड वुड बी स्कैरिफिकेशन। अब भाई स्कारिफिकेशन या स्कैरिफिकेशन आप कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स आप स्कार देने वाले हैं, जख्म देने वाले हैं टू द सीड। तो दैट मीन्स जब सीड कोट इतना हार्डन हो कि वो ब्रेक नहीं किया जा सके, तो हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं सीड की। कैसे? बाय एक तरह से स्क्रैच करके द आउटर सीड कोट। तो आप जानते हैं सीड कोट की दो लेयर्स होती हैं, आउटर इज टेस्टा एंड द इनर वन इज टेगमेन। तो टेस्टा जो कि यूजुअली हार्डन होती है उसको हम स्क्रैप कर देते हैं या स्क्रैच कर देते हैं। ओके, तो इट इज़ बेसिकली द स्क्रैचिंग ऑफ द सीड कोट और प्रिकिंग इट विद अ पेन। तो अगर मैं इस सीड को इस तरीके से नाइफ की मदद से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से इसको स्क्रैप कर देता हूँ या स्क्रैच कर देता हूँ, दिस विल हेल्प टू रिमूव दैट हार्डनेस ऑफ द सीड कोट और सीड इजीली जर्मिनेट कर जाती है, राइट। एंड द लास्ट मेथड वुड बी बाय द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। तो हम सीड को डायरेक्टली सॉइल में डाल दें और कुछ सॉइल माइक्रोब जो हैं वो अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी की वजह से या अपनी डीकम्पोजिशन वाली एक्टिविटी की वजह से सीड कोट को डीकम्पोज करें एंड फाइनली सीड जर्मिनेट कर जाए। सो दिस कुड बी अनदर मेथड विच कैन बी यूज टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी ड्यू टू द हार्ड सीड कोट, राइट। आइए देखते हैं कुछ और मेथड्स। तो बच्चों, द नेक्स्ट मेथड टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी इज treating the seeds with hormones like gibberellins, cytokinins and ethylene. In fact, आप जानते हैं gibberellins को तो हम dormancy breaking hormone कहते हैं, तो ये dormancy break करने के लिए यूजफुल है। इसीलिए हम अगर इसको ट्रीट कर देंगे to the seed, तो obviously it will lead to germination of the seed by breaking the seed dormancy. And in fact, cytokinins and ethylene were also responsible to break dormancy. Okay, then we have the next method that is chilling treatments. आप जानते हैं ना, अक्सर बहुत सारी सीड्स को, जैसे हमने वर्नलाइजेशन में देखा था, उनको जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप वो कंडीशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो इट विल डेफिनेटली लीड टू ब्रेकेज ऑफ द डॉर्मेंसी। एंड इनफैक्ट जो लो टेम्परेचर्स होते हैं ना, लो टेम्परेचर्स इन सीड प्रमोट सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स, और जिब्रेलिन्स आप जानते हैं आर नोन टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं। तो अगर चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे तो किसका सिंथेसिस होगा? जिब्रेलिन्स का, और जिब्रेलिन्स ब्रेक कर देंगे सीड डॉर्मेंसी को। ओके, लास्ट मेथड वुड बी चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक लाइट एंड टेम्परेचर। तो कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो हो सकता है सीड की डोर्मेंसी भी ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाइट या टेम्परेचर कंडीशंस को ऑप्टिमम प्लेस कर दूं फॉर द सीड टू जर्मिनेट, तो हो सकता है सीड जर्मिनेट कर जाए बाय ब्रेकिंग द डोर्मेंसी, राइट। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने इन तीनों सेशंस में कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।